सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं सेल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो पिछले पार्ट में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 के दिया हुआ है, व्हाट इज़ ए मेसोजोम। असल में ये मेसोजोम होता क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, हमें पता होगा। इसलिए इन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ ए मेसोजोम इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, मेंशन दी फंक्शंस ऑफ दैट इट परफॉर्म। तो क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, बस वही हमें बताना है। इजी सा क्वेश्चन है। तो अब हम इसको आंसर देते हैं। जो है हमारा, मेसोजोम्स इज अ यूनिक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर फाउंड बाय एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू ए सेल। तो अब मेसोजोम होता क्या है, एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है। आपने पढ़ा होगा, अगर मैं आपको दिखाऊँ ऐसे डायग्राम थी कि मान लो ये डायग्राम में हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है। मान लो ये सेल है हमारे पास, तो इसकी सेल वॉल हो जाएगी। ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, तो इन्हें कोई हम मेसोजोम्स कहते हैं। तो डायग्राम अच्छी नहीं पढ़ी है, डायग्राम पे मत जाना, लेकिन हमें समझने के लिए हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं को हम मेसोजोम्स कहते हैं। तो अब हम जो है क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारी जो है ना जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी एक एक्सटेंशन है। यही हमारी क्या है, इसको यहाँ मेसोजोम्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं वो फंक्शंस कौन कौन से करते हैं। सबसे पहले दी फंक्शंस ऑफ मेसोजोम एज फॉलोज। क्या फंक्शन है? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। जो सेल वॉल बनती है प्रोकैरियोट में, उसकी फॉर्मेशन में कौन हेल्प करते हैं? मेसोजोम्स हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स। अब डॉटर सेल जो होता है, एक पेरेंट सेल होता है, एक डॉटर सेल होता है। तो जब डॉटर सेल में जो है डीएनए की रेप्लिकेशन करनी हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, उसमें किसका काम होता है? उसमें ये जो है हमारे मेसोजोम्स का रोल होता है। उसके बाद दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। मतलब क्या हो गया कि अब देखो, हमारे जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, उनमें क्या होता है, उनमें हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है, जो रेस्पिरेशन वगैरह करता है। लेकिन जो होते हैं अपने जो रेस्पिरेशन वगैरह करता है, कौन? हमारा यूकैरियोटिक सेल्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया करता है। लेकिन जो होता है यूकैरियोटिक सेल में कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं पाया जाता। इसलिए जो है इन्हीं मेसोजोम्स के थ्रू क्या होती है, वहाँ पे रेस्पिरेशन भी होती है, सिक्रीशन भी होती है। अगर मेसोजोम होता है, आपको पता है ना, ऐसे मेसोजोम होते हैं, ऐसे वाले इस शेप के, जो क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और क्या हेल्प करते हैं, सिक्रेशन रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब बस यही समझाया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू न्यूट्रल हाउ डू न्यूट्रल सोल्यूट्स मूव अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूट्रल क्या हो गया? न्यूट्रल सॉलिड्स हो गए, यानी कि जिनके ऊपर कोई चार्ज वगैरह ना हो, ना ही तो वो पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, ऐसा कोई ना हो। तो अब ये कैसे, मतलब मूव कैसे करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में? कैन दी पोलर मोलिक्यूल आल्सो मूव अक्रॉस इन द सेम वे। क्या पोलर मोलिक्यूल है वो भी ऐसे इसी तरीके से मूव कर सकता है? इफ़ नोट, अगर नहीं कर सकता, तो हाउ दीज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे किए जाते हैं, अब हमें यही समझना है। सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा कि न्यूट्रल सोल्यूट्स आर लिपिड सोलुबल। जो न्यूट्रल सोल्यूट्स होते हैं वो लिपिड सोलुबल होते हैं। लिपिड में सोलुबल क्या होना, यानी मिक्स हो जाना। जैसे अगर हम पानी के अंदर नमक डालेंगे ना, तो वो उसके अंदर सोलुबल हो गया, तो वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, बस वही है। एंड मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डायरेक्टली क्रॉसिंग थ्रू द लिपिड बाइलेयर। यानी कि आप क्या करेंगे, जो होते हैं ना न्यूट्रल सोल्यूट्स, वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पर। और वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होता है। आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है। देयर रेट ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, यानी जो हमने पढ़ा होगा ना, डिफ्यूजन वगैरह, तो बस वही होता है कि अगर हम हाईएस्ट, जब भी कोई मूव सब्सटेंस मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, उसे ही हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड लिपिड सोलिबिलिटी ऑफ नेचुरल सोल्यूट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब जो है ना, जो ये हमारे नेचुरल सोल्यूट जो मूवमेंट करते हैं, तो ये कुछ देखते नहीं है। मतलब अब इन्हें सीधा डायरेक्टली मूव करना, क्योंकि पहली बात तो ये जो है ये लिपिड सोल्यूबल है, इनको मतलब लिपिड से कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। उसके बाद जो है ये इनको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करेंगे, नेचुरली जो है वो क्या कर देंगे, मूवमेंट कर लेंगे। क्योंकि नेचुरल सोल्यूट से इनको ना ही कुछ चीज़, इनके अंदर कोई रुकावट नहीं आएगी, इसलिए वो ईजिली मूव कर देंगे, है ना। नो, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा था
कैन पोलर मोलिक्यूल आल्सो मूव अक्रॉस इन द सेम वे? क्या पोलर मोलिक्यूल भी मूव करते हैं? अब उसका आंसर लिखा हुआ है नो, पोलर मोलिक्यूल्स कैन नॉट मूव across the membrane in the same manner as neutral solutes। तो पोलर मोलिक्यूल ऐसे मूव नहीं कर पाते। अब इन्हें रीजन दिया क्यों नहीं कर पाते। द पोलर मोलिक्यूल्स रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन इन ऑर्डर टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। अगर किसी भी पोलर मोलिक्यूल को एक मेम्ब्रेन के आर पार होना है तो वो डायरेक्टली आर पार नहीं हो सकते हैं, उन्हें एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप नोट कर लेना, ऐसे मतलब जो होते हैं ना की पॉइंट्स, वो आपको याद होने चाहिए। कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी तब वो मूव कर पाएगा। उसके बाद the carrier proteins are integral membrane protein that have an infinity for some specific molecule, and during transport these carriers carry these molecules to the other side of the membrane। अब देखो क्या होता है, कैरियर प्रोटीन होते क्या हैं, मतलब इंट्रीगल मेम्ब्रेन, यानी मान लो ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारे पास एक सेल है, तो जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ऐसे आपने पढ़ा होगा कि पोलर हेड होते हैं और टेल होती है। टेल जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है और जो हेड होता है वो बाहर होता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़े थे कि यहाँ पे कैरियर प्रोटीन होते हैं। तो जो इंट्रीगल कैरियर प्रोटीन होती है, किसी और कलर से हम लिख लेते हैं, मान लो तो हम रेड कलर ले लेते हैं। तो कैरियर प्रोटीन कैसे होंगे, ऐसे इंट्रीगल होंगे, मतलब बीच में दसे हुए होंगे। अब देखो किसी भी कोई भी अगर पोलर सब्सटेंस आएगा वो क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्टली मूव नहीं कर पाएगा। मान लो हमने एक पोलर सब्सटेंस ले लिया ये वाला, तो अब जो ये है ये डायरेक्टली मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी हेल्प से मूव कराएंगे, आई समझ। इसलिए जो है एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या करते हैं, जो हम क्या पढ़े थे कि कैरियर प्रोटीन और इंट्रीगली कैरियर प्रोटीन्स आर, हम कलर कौन सा रखते हैं, ग्रीन कलर, हाँ। उसके आगे कैरी ऑन करते हैं। कैरियर जो हम क्या था, कैरियर प्रोटीन और इंट्रीगल मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन के अंदर दस यहाँ पे दसा हुआ है कैरियर प्रोटीन, एंड डैट हैव इन्फिनिटी फॉर सम स्पेसिफिक मोलिक्यूल, जो कुछ ही स्पेसिफिक जो मोलिक्यूल है उनको ही क्या करेगा, आर पर होने देगा। एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट दीज कैरी दीज मोलिक्यूल टू दी अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी यहाँ से ये मोलिक्यूल स्टार्ट हुआ है मूव करना और फिर यहाँ पे मेम्ब्रेन में आ जाएगा सिर्फ विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। आगे समझ। तो मैं यहाँ पे सब कुछ मिटा देता हूँ ताकि आप इजली से ये क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सको। मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ताकि आप आगे इसको अच्छे से पढ़ सको। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम, एक मिनट में कोई कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ। नेम टू सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर डबल मेम्ब्रेन, जिनकी डबल मेम्ब्रेन है। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू ऑर्गेनेल्स, इनकी मतलब फीचर्स क्या हैं, करेक्टर्स क्या हैं। स्टेट देयर फंक्शन बताने हैं और एक डायग्राम बनानी है दोनों की। अब देखो, टू ऑर्गेनेल्स दैट आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, और एक माइटोकॉन्ड्रिया आ गया डबल मेम्ब्रेन, एक क्लोरोप्लास्ट आ गया डबल मेम्ब्रेन। अभी हम इनके कैरेक्टर बताते हैं। अगर आपको कोई और मिलता है तो आप कोई और भी ले सकते हो, मैंने ये दो लिए हैं क्योंकि उन्हें पढ़े भी और ईजी भी हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे थी। माइटोकॉन्ड्रिया कॉर्डियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन यानी दो मेम्ब्रेन है, इसके हम स्ट्रक्चर देखेंगे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। विद आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है, डिवाइडिंग द ल्यूमन इंटेंसिटी एंड distinctly into two aqueous compartment, the outer compartment and the inner compartment। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ये है, इसका एक मतलब फिगर है। तो इसका एक आउटर मेम्ब्रेन भी है और एक इनर मेम्ब्रेन भी है, और इसके अंदर मैट्रिक्स भी है। और जो इसके अंदर फोल्डिंग्स होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स ये दिख रही होंगी आपको, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्रिस्टे बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 था आई गेस, वो पढ़ा था हमने। वो इसकी बीच में अगर मान लो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो स्पेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी स्पेस को हम बोलते हैं इनर इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस, ठीक है। तो अब वही कह रहा है यहाँ पे, इसी चीज़ को जो ये फ्यूचर है इनको खाली यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ऊपर वाली स्लाइड में यहाँ पे, ठीक है। तो जो इनके जो ल्यूमन क्या हो गया, जो उनके अंदर स्पेस है उसको ये ल्यूमन कहेंगे। तो उनको अलग अलग पार्ट में कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है, दी आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। और हम जो मतलब देख लो, जो मतलब मैं आपको बता रहा था क्या, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट।
जो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन मान लेते हैं और ये इनर मेम्ब्रेन मान लेते हैं। जो यहाँ पे कंपार्टमेंट होगा इसको बोलेंगे आउटर कंपार्टमेंट, और अंदर वाले को इनर कंपार्टमेंट। बस ये ईजी सा इन्हें ये समझाया है। तो अब हम जाते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस एज दे प्रोसेस देयर ओन डीएनए। सेमी ऑटोनॉमस जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये मतलब ये पूरा डिपेंडली जो है न्यूक्लियस के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं है। ये खुद काम भी कुछ खुद से भी कुछ काम कर सकता है अपनी मर्जी से, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस है। और इसका अपना डीएनए, इसलिए कुछ काम खुद भी कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द प्लेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। तो मैं ये मिटा देता हूँ सारा कुछ, ताकि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकें। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपने देख लिया इसका, ये फ्यूचर जो इसका डायग्राम देख ली। अब हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो अब क्या है, दे आर फाउंड इन प्लांट एंड यूग्लोइड्स। तो ये यूग्लोइड्स भी पाए जाएंगे और प्लांट्स भी पाए जाएंगे। वेरियसली शेप इन लोअर प्लांट एंड डिस्क शेप इन हायर प्लांट। तो क्या होगी, मतलब इनमें जो लोअर प्लांट होते हैं उनमें अलग अलग वेरियसली मतलब बहुत वैरायटी की शेप हो सकती हैं, और जो हमारे हायर प्लांट है उनमें डिस्क लाइक शेप होती है। ठीक है। उसके बाद दे हैव स्पेसिफिक पिगमेंट्स विच इम्पॉर्ट कलर टू द लीव्स ऑफ प्लांट। तो इनमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उन पे कलर आता है, उनके लीव्स पे कलर आता है। क्लोरोप्लास्ट पोसेस देयर ओन डीएनए। इसके बाद अपना डीएनए होता है। पिगमेंट हेल्प टू ट्रैप सनलाइट। इसमें पिगमेंट होता है जो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। देयर बाई हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन फ्लैटेंड सैक नोन एज थैलाकोइड। आपको यहाँ मैं ये सैक दिख होंगे ना गोल गोल टाइप की, इनको हम थैलाकोइड बोलते हैं। एक एक को बोलेंगे थैलाकोइड बोलेंगे। उसके बाद लोकेटेड एट द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या हो गया, यानी कि जो इनका साइटोप्लाज्म कह सकते हैं एक हिसाब से, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। मैट्रिक्स जो है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये थैलाकोइड्स पाए जाते हैं। एट सम लोकेशन थैलाकोइड्स आर स्टार्क एंड नोन एज ग्रेना। अब तुम क्या करोगे, थैलाकोइड्स जो है ये उसको ऐसे जोड़ते जाओगे, एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक ठोगे, तो इसको हम जब इनका स्टॉक बना दोगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ग्रेना बोलते हैं। इन सबको मिला के हम क्या कहेंगे, ग्रेना या फिर ग्रेनम। ग्रेना कहेंगे बहुत सारों को, ग्रेनम कहेंगे एक को। ठीक है। ग्रेनम सिंगुलर हो जाएगा। बस ये दिखाया है कि एक मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ये आ गई, इनर मेम्ब्रेन ये आ गई। उसके बाद जो है ये ग्रेनम आ गया क्या, इनका ग्रुप को ग्रेनम कह देंगे। उसके बाद थैलाकोइड एक को कहेंगे। और स्ट्रोमा लेमा यानी कि जो है ना, इनके बीच में जो है इनको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमा। और साथ में लास्ट पे स्ट्रोमा क्या बोलेंगे, यानी उन जो एक हम कह सकते हैं इजी वर्ड में कि साइटोप्लास्ट की साइटोप्लाज्म, बस वही कह सकते हैं। तो उसको हम स्ट्रोमा कहेंगे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर आपने लिखना हो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ से सब मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई गेस वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। तो आज हम इतने क्वेश्चन ही करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आज हमने 7 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में आगे वाले क्वेश्चन हम कर देंगे। ठीक है। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।